आज कक्षा 11 पाठ गलता लोहा जो साहित्यकार शेखर जोशी जी के द्वारा लिखा गया है पर मैं चर्चा करूंगी। उससे पूर्व जोशी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय आपको बता देती हूँ। शेखर जोशी जी का जन्म उत्तरांचल के, आज वर्तमान में उत्तराखंड कहा जाता है, अल्मोड़ा में 1932 ईस्वी में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही पूर्ण हुई थी। 20वीं सदी के छठे दशक में हिंदी कहानी में बहुत बड़े परिवर्तन हुए। इसी समय एक साथ कई युवा कहानीकारों ने परंपरागत तरीके से हटकर एक नई तरह की कहानियां लिखनी शुरू की। इस तरह कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आकर खड़ी हो गई। इस नए उठान को नई कहानी आंदोलन का नाम दिया गया। इस आंदोलन में शेखर जोशी जी का स्थान सबसे अलग है। इनकी साहित्यिक उपलब्धियों को देखते हुए इन्हें पहल सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनकी कुछ रचनाएं जिसमें कहानी संग्रह है, शब्द चित्र संग्रह है। कहानी संग्रह में कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार आदि हैं। और शब्द चित्र संग्रह एक पेड़ की याद। इनकी कहानियां कई भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित की गई। इनकी प्रसिद्ध कहानी दाज्यू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी किया गया है। अब आज के विषय पर आ जाते हैं। पाठ का सार कुछ इस प्रकार है। गलता लोहा कहानी में समाज के जातिगत विभाजन पर कई एंगल से, कई कोणों से टिप्पणी की गई है। यह कहानी लेखक के लेखन में अर्थ की गहराई को दर्शाती है, स्पष्ट करती है। इस पूरी कहानी में लेखक की कोई मुखर टिप्पणी नहीं है। इसमें एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन विषम परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को एक तरफ छोड़कर या ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे को प्रस्तावित करता हुआ प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर कोई नया आकार ले रहा हो या ले चुका है। इसके बाद आते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तर, जिसमें पहला प्रश्न है, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख कीजिए जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र किया गया है। जिस समय धनराम 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाया था, उसने कोशिश की, याद किया, परंतु वह याद नहीं कर पाया और पूरा नहीं सुना पाया। तब मास्टर त्रिलोक सिंह जी ने जुबान के चाबुक चलाए। उस पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहां लगने वाला है इसमें। बड़ा तीखा एक वाक्य उन्होंने धनराम से कहा। यह सच है कि किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता में नहीं थी, क्योंकि वह भी लोहार का काम करता था। उन्होंने बचपन में ही अपने पुत्र को धोकने, फूंकने और सान लगाने के कामों में लगा दिया था, सिखाना शुरू कर दिया था। वे उसे धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगे थे। उपर्युक्त प्रसंग में किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र किया गया है। ये ज्यों का त्यों वही है जो पाठ में दिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन आता है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंद्वी क्यों नहीं समझता था? धनराम के मन में नीची जाति के होने की बात
बचपन से ही बैठा दी गई थी। दूसरे, मोहन कक्षा में सबसे होशियार छात्र भी था। इस कारण मास्टर जी ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना रखा था। तीसरे, मास्टर जी ये भी कहते थे कि मोहन एक दिन बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम रोशन करेगा। उन्हें भी मोहन से बहुत आशाएं थी, बहुत उम्मीदें थी। इन सभी कारणों से धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं समझता था। उसे लगता था इसको तो करना ही कुछ बड़ा काम है, ये तो निश्चय ही बड़ा आदमी बनेगा। पंडित जी का पुत्र था, पढ़ाई में भी होशियार था और क्लास का मॉनिटर भी था, काम भी करता था। और धनराम को यह पहले से ही पता था कि पिता के बाद उसे या बड़े होकर उसे अपने ऑफर पर ही बैठना है, लोहे कूटने का ही काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाठ में काट छांट कर जैसे कई संयुक्त क्रिया शब्दों का प्रयोग किया गया है। कोई 5 शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए और उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मैं अपने वाक्यों में प्रयोग कर देती हूं, आप अपने में कर लीजिएगा। उठा पटक कर, बच्चों ने घर में उठा पटक कर सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया या बिखेर दिया। उलट पलट, दंगाइयों ने दुकान का सारा सामान उलट पलट कर दिया। पढ़ लिख कर, आज का हर युवा पढ़ लिख कर अफसर बनना चाहता है। सहमते सहमते, बैग खोने के कारण रमन सहमते सहमते अपने घर में घुस गया या घुसा या पहुंचा। और अंतिम है खा पीकर, हम लोग खा पीकर झील में नौका विहार के लिए चल पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बूते शब्द का प्रयोग पाठ में 3 स्थानों पर किया गया है। उन्हें छांट कर लिखिए और जिन संदर्भों में उनका प्रयोग किया गया है उन संदर्भों को भी स्पष्ट कीजिए। पहला, बूढ़े वंशीधर के बूते का अब यह सब काम नहीं रह गया था। लेखक ये स्पष्ट कर देना चाहता है कि वृद्ध होने के कारण वंशीधर से खेती का काम अब नहीं हो पाता था। दूसरा, दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। यह वंशीधर की दयनीय दशा का वर्णन किया गया है या वर्णन करता है। साथ ही पुरोहिती के व्यवसाय की निरर्थकता को भी यहां स्पष्ट किया गया है। अंतिम है, सीधी चढ़ाई पर चढ़ना पुरोहित के बूते की बात नहीं थी। वंशीधर अब वृद्ध हो चले थे, इसी कारण से वे पुरोहिताई का काम करने में भी अब समर्थ नहीं रह गए थे, कर नहीं पाते थे। नेक्स्ट, आज का अभ्यास प्रश्न उत्तरों का अंतिम प्रश्न, मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से। मोहन ये कपड़े धोबी को तो जरा दे आओ। मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। ऊपर के वाक्यों में मोहन को आदेश दिए जा रहे हैं या दिए गए हैं। इन वाक्यों में आप सर्वनाम का प्रयोग करते हुए इन्हें पुनः लिखिए। मोहन की जगह हम लगा देते हैं आप या तुम। बाजार से थोड़ा दही तो ला दो। आप ये कपड़े धोबी को तो दे आइए। आप 1 किलो आलू तो ला दीजिए। इसके बाद कुछ अतिरिक्त प्रश्न और उनके उत्तर आ जाते हैं, जिनमें पहला प्रश्न है, मोहन के पिता के जीवन संघर्ष पर टिप्पणी कीजिए। मोहन के पिता वंशीधर तिवारी गांव में पुरोहिताई का काम करते थे। पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान करवाना उनका पैतृक व्यवसाय था। दूर दूर तक वे यह कार्य पूर्ण करवाने के लिए जाते थे। इस कार्य से ही वे परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से पूरा करते थे। वे अपने होनहार बेटे को
जो शिक्षा वो देना चाहते थे, इसी कारण से वो नहीं दे पाए, उसे नहीं पढ़ा पाए और यजमान उनकी थोड़ी बहुत सहायता अवश्य कर देते थे, परंतु उसमें पूरी तरह से गुजारा नहीं हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कहानी में चित्रित सामाजिक परिस्थितियां स्पष्ट कीजिए। कहानी में गांव के परंपरागत समाज का वर्णन किया गया है। ब्राह्मण टोले के लोग स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं या मानते थे तथा वे शिल्पकार के टोले में उठते बैठते भी नहीं थे। कामकाज के कारण शिल्पकारों के पास जाते अवश्य थे, परंतु वहां बैठते नहीं थे। उनसे बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था, गलत माना जाता था। मोहन कुछ वर्ष शहर में रहा तथा बेरोजगारी की चोट उसने सही। गांव में आकर वह इस व्यवस्था को ही चुनौती देता है और वह धनराम के ऑफर पर बैठता है, और जब वह देखता है कि धनराम ठीक प्रकार से उस लोहे की छड़ को गोलाकार नहीं दे पा रहा है, तब वह अपने हाथ में उससे उस छड़ को भी पकड़ लेता है संडासी से और घन चलाकर उसे सही गोलाकार दे देता है। अंतिम क्वेश्चन है, वंशीधर को धनराम के शब्द क्यों कचोटते रहे? वंशीधर को अपने पुत्र से बड़ी आशाएं थी। वे उसके अफसर बनकर वापस लौटने के सपने देखा करते थे। एक दिन धनराम ने उनसे मोहन के बारे में पूछा तो उन्होंने घास का एक तिनका दांत में दबाते हुए धनराम से कहा कि उसके सेक्रेटरिएट में नियुक्ति हो गई है। हालांकि उन्हें पता था कि वो झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए दांत में उन्होंने तिनका दबा लिया था। ऐसी मान्यता है कि झूठ नहीं बोलना चाहते, परंतु विवशता के कारण यदि झूठ बोलना पड़े तो दांत में तिनका दबाकर यदि झूठ बोला जाए तो उससे कोई पाप नहीं लगता है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। शीघ्र ही वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम ने उन्हें कहा कि मोहन लला तो बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, कुशाग्र बुद्धि थे। ये शब्द वंशीधर को घर आने पर भी कचोटते रहे, क्योंकि उन्हें मोहन की वास्तविक स्थिति का पता चल चुका था। वे जानते थे कि मोहन को कोई नौकरी नहीं मिली, वह बेरोजगार है। लोगों से प्रशंसा सुनकर अब उन्हें दुख होने लगा था। आज के अंक में यहीं तक। अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।